कक्षा द्वादश गज़ल कवि फिराक गोरखपुरी। यहाँ पर आप देखेंगे कवि ने गज़ल के माध्यम से प्रकृति का सुंदर वर्णन किया है। तो गज़ल पहले मैं पढ़ता हूँ, उसका भावार्थ। कि नौरस गुंथे पंखड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगों वो गुलशन में पर तोले हैं। इस गज़ल का भावार्थ देखें। नौरस कहते हैं नया रस, गुंथे, गुंथे माने कली, नाजुक कोमल, गिरहें माने गांठें, गुलशन बाग बगीचा। अर्थात कवि फिराक गोरखपुरी ने इन पंक्तियों में प्राकृतिक सौंदर्य एवं एक शायर के दर्द को प्रस्तुत किया है। कवि कहता है कि नौरस गुंचे पंखड़ियों की नाजुक गरहें खोले हैं। अर्थात नौरस से भरी कलियों की कोमल पंखुड़ियां अपनी गांठें, गिरहें माने गांठें, गांठें खोल रही हैं। अर्थात उनसे जो सुगंध फैल रही है उसे देख करके यों लगता है या उड़ जाने को रंगों वो गुलशन में सब तोले हैं। और उनकी जो सुगंध चारों ओर फैल रही है, मानो रंग और सुगंध दोनों आकाश में उड़ जाने के लिए अपने पंख फड़फड़ा रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि वातावरण में फूलों और कलियों की मनमोहक सुगंध व्याप्त है। यहां पर जो काव्य सौंदर्य है उसमें सुंदर संदेह अलंकार का प्रयोग किया गया है। भाषा में उर्दू शब्दों का प्रयोग है। यहां शेर प्रकृति सौंदर्य से संबंधित है, संयोग श्रृंगार का वर्णन किया गया है। रंग और सुगंध का यह जो मेल यहां दिखाया गया है वह बड़ा ही मनोहारी है। अगली गजल। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो ओ यारो, सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। झपकावी बंद करना और खोलना, जर्रा जर्रा कड़ कड़ में, सब माने रात, सन्नाटा माने मौन अर्थात चुप्पी। कवि कहता है कि तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, कि ढलती हुई रात है, तारे भी आंखें झपका करके मानो सोना चाह रहे हैं। जर्रा जर्रा अर्थात कड़कड़, और प्रकृति का कड़कड़ मौन है, मानो सोया हुआ है। तुम भी सुनो हो यारो, सौ में सन्नाटे कुछ बोले हैं। मुझे यह सन्नाटा मेरे प्रिय की याद में याद दिला रहा है कि मानो सन्नाटा मेरे साथ बोल रहा है। हे मित्रों, क्या इस सन्नाटे की बात तुम भी सुन पा रहे हो? अर्थात कहने का तात्पर्य है
यह सन्नाटा केवल उसी को कुछ कहता है जिसके सीने में प्रेम की वेदना होती है। यहां कवि ने सन्नाटे का मानवीकरण किया है, अर्थात मानवीकरण अलंकार है। रात्रि के एकांत मौन का यह चित्रण अत्यंत यथार्थ एवं प्रभावशाली है। जर्रा जर्रा में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। उर्दू भाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया है। अगली गजल। हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला। किस्मत हमको रो लेवे है, हम किस्मत को रोले हैं। यहां जो कवि ने पंक्तियों में वर्णन किया है वह स्वयं अपनी किस्मत की द्वंद्व का वर्णन कर रहा है। वह कहता है कि हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला। कि मैं और मेरी किस्मत दोनों एक जैसे हैं। दोनों अभाव और असफलता के कारण सदा रोते रहते हैं और दोनों को मानो एक सा ही काम मिला है। और वो काम कैसा है? रोना। रोने का काम मानो दोनों को ही मिला हुआ है। किस्मत हमको रो लेवे है, हम किस्मत को रो लेवे। मेरी किस्मत मेरी हालत देख करके मुझ पर रोती है। मैं अपनी बुरी किस्मत को देख करके रोता हूं। कहने का आशय यह है कि मेरे जीवन में असफलता और निराशा के सिवा कुछ भी नहीं है। अगली गजल देखेंगे। जो तुमको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सकें। मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। काश मने ऐसा हो सकता तो, पर्दा मने रहस्य अर्थात छिपी हुई भावनाएं। कवि कहता है कि जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सकें। जो भी लोग मेरे प्रेम की निंदा करके मुझे बदनाम कर रहे हैं, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। काश वे इतना समझ पाते कि वे मेरी नहीं अपनी पोल खोल रहे हैं। मेरी निंदा करके अपनी ईर्ष्या प्रकट कर रहे हैं। अर्थात उनकी दुर्भावना नग्न हो गई है, बिल्कुल तुच्छ हो गई है। अगला गजल देखेंगे जिसमें कवि वर्णन करते हुए कहता है, ये कीमत भी अदा करे हैं हम वद रुस्ती, ये होशो हवास तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। अदा करना अर्थात देना। वद रुस्ती ये होशो हवास पूरे विवेक के साथ सौदा करना चाहने वाले अर्थात प्रेम करने वाले। दीवाना पागलपन। कवि कहता है कि ये कीमत भी अदा करे हैं हम वद रुस्ती ए होशो हवास। हे प्रिय, हम अर्थात मैं पूरे होशो हवास के साथ तुम्हारे प्रेम की कीमत दे रहे हैं।
तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं, और जो तुम पर दीवाने हो गए हैं वह तेरे प्रेम में डूबे हुए हैं। कहने का तात्पर्य है कि कवि पूरे विवेक के साथ अपनी प्रिया के प्रेम में दीवाना हो गया है। अगली गजल देखें। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके रोले हैं। पासे अदब यानी सम्मान का भाव, ख्याल चिंता फिक्र। कवि कहता है वह अपने दीवानेपन और प्रेम के गम का सहज चित्रण कर रहा है कि तेरे गम का पास से अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है। यानी प्रेमी कवि अपनी प्रेमिका को कहता है कि हे प्रिय, मेरे मन में तेरे दुखों के प्रति पूरा सम्मान है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके रोले हैं। मुझे तेरा पूरा लिहाज है, तेरा फिक्र है, चिंता है, परंतु साथ ही मुझे दुनियादारी की भी पूरी चिंता है कि दुनिया मुझे तुम्हारे प्रेम में मग्न नहीं देख सकती। अतः मैं औरों से अपने दर्द को छिपाता हूं और तुम्हारे प्रेम में छिप करके रो लेता हूं, चुपके अर्थात छिप करके रो लेता हूं। अगली गजल देखेंगे। फितरत का कायम है तवान जुन, लाल में हुस्नो इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं, खुद को जितना खोले हैं। फितरत प्रकृति, कायम स्थापित करना, तवानुस संतुलन। कवि कहता है कि फितरत का कायम है तावानुज आलमे हुस्नो इश्क में भी। आलमी हुस्नो इश्क को कहते हैं प्रेम और सौंदर्य का संसार, अर्थात प्रेम और सौंदर्य के संसार में भी मनुष्य की प्रकृति का महत्वपूर्ण स्थान है। उसको इतना ही पाते हैं, खुद को जितना खोले हैं। अर्थात इस क्षेत्र में भी लेन देन का संतुलन बराबर बना रहता है। जो मनुष्य स्वयं को प्रेम में जितना अधिक समर्पित कर देता है वह उतना ही प्रेम प्राप्त कर लेता है। यहां स्वयं को खो देने से प्रेम प्राप्त होता है। अगली गजल है। आवो ताब अस आर न पूछो, तुम भी आंखें रखो हो, ये जगमग बेतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। आवो ताब असआर, इसका अर्थ है चमक दमक के साथ। आंख रखना, देखने में समर्थ होना। बेत यानी शेर, दमक यानी चमक, मोती रोना, आंसू झलकना। कवि का भाव। आवो ताव असियार न पूछो, तुम भी आंखें रखो हो।
कवि कहता है कि तुम मेरी शायरी की चमक दमक और कलाकारी पर फिदा न हो। ये जगमग बेतों के दमक हैं या हम मोती रोले हैं। मेरी शायरी का सौंदर्य बनावटी सजावटी नहीं है। इतना तो सब लोग समझ सकते हैं कि मेरे शेरों में अथा शायरी में जो सौंदर्य है वह आंखों के आंसुओं में से निकला है। अर्थात मैंने आंखों से जो अश्रु बहे हैं उन्हीं के कारण से मेरी शायरी में चमक आई है। अगली गजल देखेंगे। ऐसे में तू याद आए हैं अजु मने मय से मय में रिंदों को रात गए गर दूपे फरिश्ते वावे गुनहे जग खोले हैं। अंजुमने मय शराब की महफिल, रिंद मने शराबी, गर्दू मने आकाश, फरिश्ता मने देवदूत, वावे गुनहे पाप का अध्याय और जग मने संसार। गजल का भावार्थ है कि ऐसे में तू याद आए हैं अंजुमने मय में रिंदों को, अर्थात रात गए गर्दू पे फरिश्ते बावे गुनहे जग खोले हैं। तो यहां नीचे की पंक्ति से भावार्थ देखेंगे कि रात गए जब आसमान में, गुर्दू कहते हैं आसमान को, आसमान में फरिश्ते दुनिया के पापों का लेखा जोखा देख रहे हैं। ऐसे में हम सब शराब की महफिल में अपना गम गलत करते हुए तुझे याद कर रहे होते हैं। आशय है कि घनी अंधेरी रातों में प्रेमिका की बहुत याद आती है। इस गजल में नीचे की पंक्ति का भावार्थ पहले, ऊपर की पंक्ति का भावार्थ बाद में लिया गया है। अगली गजल देखेंगे। सदके फिराक एजाजे सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज, इन गजलों के पर्दों में तो मीर की गजलें बोले हैं। सबके कुर्बान फिदा, एजाजे सुखन काव्य का सौंदर्य, पर्दा चरण, यहां जो पर्दा शब्द का प्रयोग किया गया है वो चरण शब्द के लिए है। इसका भाव देखेंगे कि सदके फिराक एजाजे सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज, इन गजलों के पर्दों में तो मीर की गजलें बोले हैं। यहां कवि कहता है कि लोग मेरी शायरी पर मुग्ध होकर के अक्सर मुझे यह कहते हैं कि हे फिराक, हम तुम्हारी शायरी पर निछावर हैं। न जाने तुमने ऐसी बेहतरीन शायरी कहां से सीख ली है। इन गजलों के पर्दों में तो मीर की गजलें बोले हैं, कि तुम्हारी गजलों के शेरों में तो मीर की गजलों के बोल सुनाई पड़ते हैं। गजल का आशय यह है कि तुम्हारी शायरी मीर की शायरी के समान सुंदर और मनोहर है।
इनका शिल्प सौंदर्य जो है सभी का एक है कि भाषा हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी मिश्रित शब्दों का प्रयोग किया गया है। लक्षणा व व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। प्रसाद गुण संपन्न भाषा है। छंद मुक्त रचना है। लय गेयता का सुंदर समन्वय है। गजल का आरोह अवरोह आकर्षक बन पड़ा है।